हाय वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल विनय सर क्लासेस। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी खुद की चैनल यूट्यूब चैनल विनय सर क्लासेस। और मैं विनय सर आपके सामने लाया हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट, पादप में श्वसन तंत्र। इससे पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके थे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, और अब हम अपनी इस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लांट में रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, रेस्पिरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है जैसा कि आप जानते हैं, किंतु ह्यूमन बींग में रेस्पिरेटरी के लिए यानी रेस्पिरेशन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसे हम लंग्स के नाम से जानते हैं। प्लांट के अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करें तो प्लांट मुख्यतः मेन रूप से 3 तरीके से रेस्पिरेशन करती है। तो पहला, वो अपने रूट के थ्रू भी रेस्पिरेशन करती है। दूसरा, वो अपने स्टेम यानी तना के द्वारा भी रेस्पिरेशन करती है। और तीसरा, लीफ अर्थात पत्ती के द्वारा भी वो रेस्पिरेशन करती है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों से कैसे कैसे करती है। अगर हम बात करें स्टेम, रूट और लीफ, स्टेम की अगर हम बात करें सबसे पहले तो स्टेम 2 तरीके की होती है। वैसे तो बहुत सारे हो गए, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अनुसार हम 2 तरीके के स्टेम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है बॉडी अर्थात लकड़ी वाली जो स्टेम होती है, जो थोड़ी सी टाइट कठोर होती है। और दूसरा है हर्बेशियस बॉडी स्टेम और हर्बेशियस स्टेम। अब बॉडी स्टेम जो होती है वो मोस्टली फोटोसिंथेसिस में तो इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बॉडी स्टेम जो होता है बहुत कठोर, टाइट, टफ टाइप की होती है। लेकिन हर्बेशियस स्टेम जो होती है वो झाड़ीदार हरे रंग की होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफॉर्म होती है, जिसके कारण ये स्टेम जो होती है वो फोटोसिंथेसिस भी कर लेती है। अब दोनों ही स्टेम, चाहे वो बॉडी स्टेम हो या हर्बेशियस स्टेम हो, ये दोनों ही स्टेम रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। अगर हम बात करते हैं बॉडी स्टेम की, तो बॉडी स्टेम के अंदर लेंटिसेल होती है। याद रखें, लेंटिसेल। इस लेंटिसेल के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं। आप ध्यान दें, छोटे छोटे पोर, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल पोर, छोटे छिद्र होते हैं, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन को करती है, अर्थात गैसों का आदान प्रदान करती है। जबकि उसी जगह पे अगर हम बात करें हर्बेशियस स्टेम के अंदर, तो हर्बेशियस स्टेम के अंदर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा आप पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा, इट इज ए काइंड ऑफ स्मॉल पोर, एक छोटी छिद्र होती है, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण थ्रू होता है। दोनों ही केसेस में, अगर हम बॉडी स्टेम की बात करें या हर्बेशियस स्टेम की बात करें, दोनों में ही गैसों का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। एक डिफ्यूजन के कारण दोनों में डिफ्यूजन के कारण गैसों का आदान प्रदान होता है। नाउ सर, आप डिफ्यूजन क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ये डिफ्यूजन है क्या। हमने तो डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल। यानी कि अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र के गैसों के आदान प्रदान को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। एक बार फिर से मैं बताता हूं, डिफ्यूजन चीज क्या होती है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल। डिफ्यूजन चीज क्या है? यानी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गैसीय मॉलिक्यूलों का आने जाने की प्रक्रिया को ही हम डिफ्यूजन बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रूट के बारे में। हम सब जानते हैं कि रूट के अंदर रूट हेयर होती है। रूट हेयर रूट हेयर यूनिसेल्युलर होती है। याद रखें, रूट हेयर यूनिसेल्युलर अर्थात एक कोशीय। अब रूट हेयर के चारों तरफ मिट्टी के कण आपस में इस तरीके से देखने को मिलेंगे। इन कणों के बीच में जो आप गैप देख रहे हैं, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल, यू कैन से ऑक्सीजन पहले से विद्यमान होती है, और डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा रूट हेयर के थ्रू ये गैस जो होती है प्लांट तक पहुंच जाती है। याद रखें, इज इट ओके? नाउ अब हम बात करते हैं लीफ के बारे में। लीफ का क्या होता है? पत्ती। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एक छोटी सी पत्ती का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, आप देखिए ये पत्ती का स्ट्रक्चर है।
पट्टी के अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, पट्टी के ऊपर वाले ऊपर हिस्से को हम लोग अपर एपिडर्मिस, नीचे के लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। ऊपरी पर्णमध्य कोशिकाएं और निचली पर्णमध्य कोशिकाएं, इनके ऊपर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये आपको पूरी तरीके अच्छी तरीके से दिखेगी। ऐसे डॉट टाइप स्ट्रक्चर होंगे जिसे हम लोग बोलते हैं स्टोमाटल पोर, स्टोमेटल पोर। इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये गैसों का आदान प्रदान करती है। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट में यानी कि पादप में श्वसन तंत्र के लिए कोई विशेष ऑर्गन नहीं है। यहाँ पर प्लांट लीफ के द्वारा भी श्वसन करती है, रूट के द्वारा भी श्वसन करती है और स्टेम के द्वारा भी श्वसन करती है। तो ध्यान रहे, आप याद रखें मेन क्वेश्चन, अगर स्टेम के थ्रू अगर प्लांट रेस्पिरेशन करती है तो हम बोलेंगे बाय द हेल्प ऑफ लेंटिसेल। रूट के द्वारा अगर हम बोले तो बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर, और लीफ के द्वारा अगर हम बोले तो बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटल पोर। याद रखें, बाय स्टेम, लेंटिसेल, रूट के थ्रू अगर बोला जाए तो रूट हेयर, और लीफ के थ्रू अगर बोला जाए तो स्टोमेटल पोर। अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी डिस्कस करें कि दिन में और रात में क्या अंतर होती है। अगर हम ड्यूरिंग डे बोले, ड्यूरिंग डे, ड्यूरिंग डे सुबह के समय क्या होता है, सूर्य की रोशनी होती है। ऐसे समय में जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग नाइट लाइट न होने के कारण प्लांट फोटोसिंथेसिस करना यानी प्रकाश संश्लेषण करना बंद कर देती है और वो रेस्पिरेशन स्टार्ट करती है। रेस्पिरेशन का जो इंड प्रोडक्ट होता है, आप सबको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार प्लांट भी जब वो सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ये रात में छोड़ते हैं, ये प्लांट वापस ले लेती है और उसका यूटिलाइज फोटोसिंथेसिस में करती है। एक बार फिर से बोलूंगा, ड्यूरिंग द डे चूंकि लाइट होती है, ऐसे समय में प्लांट श्वसन की रेट को कम कर देती है और फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ा देती है। जबकि सेम डे एट द नाइट, उसी दिन उसी रात में प्लांट जो होती है फोटोसिंथेसिस कम कर देती है। कारण, क्योंकि रात में रोशनी प्रकाश कम होता है, ऐसे समय में प्लांट जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिस्पिरेशन स्टार्ट करती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो होती है ड्यूरिंग द डे टाइम उसे यूटिलाइज कर लेती है फोटोसिंथेसिस में। So student, I think it is very helpful topic for the class 10th student। और ऐसे ही भविष्य में वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल विनय सर क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी प्रकार की क्वेश्चन के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आए। कीप वॉचिंग आवर विनय सर क्लासेस, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, and for any query or any questions kindly come to the comment box. Thank you very much.